वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जाएंगे यहाँ पर हाउ टू क्रैक आईआईटी एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी आईआईटी एंड नीट के पेपर को हम पहले ही अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, हमने अपने टारगेट को कैसे क्लियर करें। तो देखिए, जब हम 10th क्लास में होते तब हम पहले डिसाइड कर लेते हम आगे चल के इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनेंगे। मोस्टली हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है। कुछ बच्चे कहाँ चले जाते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाते हैं, कुछ बच्चे कहाँ जाते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं। देखिए, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या उनके स्कोप्स हैं, क्या उनके आगे जाके कैरियर ओरिएंटेशंस हैं उनके लिए। हर एक स्ट्रीम में अलग अलग कैरियर ओरिएंटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो बच्चा आईआईटी से बीटेक करेगा या एमटेक करेगा या फिर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से मेडिकल करेगा, उन्हीं के लिए लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी ऐसा ही होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनके भी क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं, अच्छे एग्जाम्स होते हैं। आप क्रैक कीजिए, आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए, वहाँ पे पढ़िए जाके, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले यहाँ पर हमें आईआईटी और नीट को कैसे क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो हमें देखना है। देखिए, जब हम 10th क्लास में होते हैं जनरली हम क्या सोचते हैं कि हमें बीटेक करना है। कहाँ से करना है भाई? आईआईटी कॉलेज से करना है, अच्छे आईआईटी कॉलेज से करना है। फिर बीटेक में भी सोचते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, कोई सोचता है मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, कोई सोच रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना है। तो मोस्टली सबका ही सपना होता है, ठीक है। फिर मेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल में सोचते हैं कि भाई हमें सर्जन बनना है, ठीक है, बहुत अच्छा सर्जन बनना है। फिर कोई सोचता है हमें हड्डियों के डॉक्टर बनने हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्कोप्स होते हैं हमारे पास मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर, बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं। हर एक स्ट्रीम में सबको क्या होता है, स्पेशलाइजेशन करने की इच्छा होती है। तो बेसिक नीड क्या होता है कि वो जैसी 10th पास करके 11th में आते हैं तो वो सबसे पहले क्या होड़ लगती है इनके अच्छे इंस्टीट्यूट्स खोजने के लिए। हम किस में जाएं, आकाश में जाएं, नारायणा में जाएं, किस में जाएं, कहाँ जाएं, क्या पढ़ाई करें। फिर उसके बाद वो आते हैं कहाँ पर, फिर वो सोचते हैं लोकल इंस्टीट्यूट में भीड़ कम मिलेगी, हम वहाँ पे तैयारी अच्छे से कर लेंगे, हमें स्कूल कुछ नोट्स प्रोवाइड कर देगा, हम ट्यूशन से या फिर इंस्टीट्यूट से हमें नोट्स मिल जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, अपने सीनियर्स की तरफ देखते हैं, सीनियर से हम नोट्स मांगते हैं, ठीक है, कुछ तो नोट्स हमें प्रोवाइड कर दो ताकि हमें इजीनेस हो जाए ताकि पढ़ने में, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक क्या होता है कि जब हमारा कोई गाइडेंस नहीं करता है आगे चल के, जब हमसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कहाँ एडमिशन लेना है आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कहाँ जाएं, हम आकाश जाएं, नारायणा जाएं, फिटजी जाएं, कहाँ जाएं। और फिर उसके बाद हम अपना बजट देखते हैं। बजट भी क्या होता है उनका, बहुत हाई फाई होता है, फीस भी उनकी क्या होती है, हाई फाई होती है। हमारा बजट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो देखिए, हम घर बैठ के भी या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देख के या नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़कर हम आईआईटी और नीट के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे आकाश या नारायणा या फिटजी जाने के बाद ही वो आईआईटी या नीट का पेपर क्रैक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे पास कि जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट से भी पढ़कर आईआईटी का पेपर निकालते हैं, नीट का पेपर निकालते हैं। कुछ ऐसे आपने देखे होंगे गरीब बच्चे जो नीट के लिए या फिर आईआईटी के लिए आकाश नारायणा नहीं जा पाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं, वो फिर भी मेहनत करके निकाल जाते हैं। कैसे निकालते हैं? आपने देखा होगा कि यूपी में एक लड़की है जिसने टॉप किया है, उसके फादर किसान थे। क्या उसके फादर ने आकाश या नारायणा भेजा होगा पढ़ने के लिए उसको? नहीं। उसने क्या किया? मेहनत किया। लेकिन उसने जो मेहनत किया, कैसा मेहनत किया, उसने क्या उसके अंदर अपने उस मेहनत के अंदर किया, तो हम यहाँ पे देखते हैं वही मेहनत हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जब हम 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन जब देते हैं, देने के बाद जैसे हमारा अप्रैल मंथ आता है, जैसे हमारा क्या आता है, 10th एग्जाम देने के बाद हमारा अप्रैल मंथ आता है, तो वहां पर हमारे सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ बच्चे कहाँ चले जाते हैं, हमारे साइंस के। तो हम साइंस के लिए पहले देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे वो साइंस के अंदर आते हैं तो मोस्टली 10th ऑफ अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, एडमिशंस भी चलती रहती है, साथ साथ में आपके क्लासेस भी चलते रहते हैं, ठीक है। और आपका जो एम होता है क्या, आईआईटी या नीट का पेपर देने के लिए। लेकिन जब आईआईटी और नीट का पेपर आप देंगे, वो कब देंगे? सपोज आप अभी 2020 पे हैं, तो आप आईआईटी और नीट का पेपर कब देंगे? आप यहाँ पर 2022 में देंगे, आप यहाँ पे देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप अभी कहाँ पर है, 2020 पे है, कब देंगे आप? यहाँ पर 2022 पे आप पेपर देंगे। तो आपके पास टोटल कितने ईयर का गैप आया यहाँ पर? 2 इयर्स का गैप आया, 2 इयर्स का गैप आया। भाई 2 इयर्स का जो गैप होता है ना, बहुत मोर देन सफिशिएंट होता है। ऐसा नहीं है कि 2 इयर्स के गैप आपके लिए बहुत कम गैप है। हमें क्या चाहिए, 2 साल करने के बाद 1 साल और ड्रॉप करते हैं, 1 साल क्या करते हैं और ड्रॉप करते हैं,
फर्दर आईआईटी और नीट के एग्जामिनेशन के लिए, वो भी कंडीशन में बता दूंगा आपको कब किया जाता है। वो पहले आप इधर देखिए, अगर आप मान लीजिए कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आकाश नारायण से नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल कोचिंग से आप कर रहे हैं, उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर। पहले देखिए आपने क्या किया, 10 अप्रैल से आपने लिया जो आईआईटी का जो पेपर होता है आपका, आईआईटी का या फिर एंड नीट का जो पेपर होता है हमारे पास, वो कहां पर होगा, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होता है आईआईटी का, और नीट का कब होता है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है। लगभग यही हमारा डेट होता है। इस साल का तो पता नहीं कब होगा, ठीक है, तो हमारे पास ये डेट होता है। तो देखिए टोटल अगर आप काउंट करते हैं, हमारे पास ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स हमें मिले, 24 मंथ्स हमें अपने प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं। देखिए 24 मंथ्स मिलते हैं, गौर से देखिए 24 मंथ्स मिलते हैं, ना 1% ज्यादा ना 1% आपको कम मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इसमें चिल्लाएंगे सर 24 मंथ्स मिलते हैं, उसमें हमारे क्या बोलते हैं, हमारा होमवर्क करने का भी टाइम होता है, ठीक है, हमें असाइनमेंट्स भी जमा करने होते हैं, हमारे स्कूल्स के आवर्स भी चलते हैं, हमारे स्कूल भी चलते हैं, कोचिंग भी होता है, इंस्टीट्यूट भी होता है, तो हमारे पास इन 24 मंथ्स में बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास जब 24 मंथ्स में हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास टोटल देखा जाए अप्रैल और 2020 से लेके 2022 तक के बीच में हमें टोटल कितने मंथ्स मिले, यहाँ पर 24 मंथ्स मिले। बेटा 24 मंथ मोर देन सफिशिएंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, देखिए अब यहाँ पर कैसे आप बोलेंगे, देखिए अगर आप डे के हिसाब से देखते हैं, आप बोलेंगे डे के हिसाब से, मान के चलिए आप 7 o'clock उठते हैं, 8 o'clock आप ये क्या वेकअप आपने किया, 8 o'clock आप कहां पे पहुंच गए, स्कूल के लिए, ये क्या हो गया आपका स्कूल आ गया, ठीक है, 8 से आप कहां पे रहेंगे, स्कूल, 8 o'clock से लेके आप 2 o'clock यानी आप क्या 2 PM तक आप कहां पे रहेंगे, स्कूल में रहेंगे, ठीक है। स्कूल में आने के बाद आपके पास, आप 2 बजे स्कूल से छुट्टी होगी आपकी, अब 2 बजे से लेके 3 बजे तक आप घर पहुंचते हैं, ठीक है, घर पहुंचेंगे अब देखिए घर जाने के बाद 3 बजे से लेके आप मान के चलिए 4 बजे तक आप कहीं, कोई बच्चे 3 से 4 करते हैं, या फिर कोई बहुत जल्दी खा पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, 3 to 4 क्या करते हैं, अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद कुछ इंस्टीट्यूट वाले 4 o'clock से बुलाते हैं, अपना टाइमिंग रखते हैं, कुछ क्या रखते हैं 6 o'clock से रखते हैं, बैचेस के हिसाब से वो रखते हैं। तो बोलेंगे सर हम तो 4 से 6 ट्यूशन चले गए, ठीक है, कुछ क्या बोलेंगे 6 से 4 हम ट्यूशन चले गए, 6 से 8 कहाँ पर आ गए, हम यहाँ पर ट्यूशन पे आ गए। तो 4 से 6 बजे वाला क्या बोलेगा, हम ट्यूशन भी जाएंगे, फिर 6 बजे छुट्टी होने के बाद वहां से हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा खेलने चले जाएंगे, तो 6 to 7 आप क्या करेंगे, वहां पर प्ले करेंगे, ठीक है, फिर आप जाएंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे, थक जाएंगे, फिर आप बोलेंगे हम 1 घंटा रेस्ट लेंगे, आप बोलेंगे 1 घंटा रेस्ट ले लिया, फिर 8 से 9 आपने क्या किया, अपना स्कूल का काम किया। मान लीजिए ट्यूशन वाले सर ने या मैडम ने आपको कुछ काम दिया, तो आप भी वो क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, बचा हुआ, फिर आप बोलेंगे सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा प्रिपरेशन करने का, आपने तो बोला 24 मंथ्स है, आपके पास देखा जाए ऑन एन एवरेज आपको कितने मंथ्स मिले, यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज 24 मंथ्स आपको स्टडी के लिए मिलते हैं। कितने मिलते हैं आपको, 24 मंथ्स आपको टोटल स्टडीज के लिए मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर इस 24 मंथ के अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 क्लासेस आ जाएंगे आपके, एक क्लास क्या होगी 11th, दूसरी क्लास आपकी क्या होगी यहाँ पर 12th, यानी ये 11th आपका 12 मंथ्स ले जाएगा यहाँ पर, और नेक्स्ट आपका 12 मंथ आपका कहाँ ले जाएगा, आपका यहाँ पर 12th ले जाएगा, ठीक है, बात आपकी बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे सर 12th मंथ में भी कुछ मंथ आप हटा दीजिए, एक दो आप 1.5 मंथ यानी 1.5 मंथ आप क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए। मैंने पूछा क्यों भाई, तो आप बोलेंगे सर इस मंथ में हमारा यूटी, ठीक है, मिड टर्म, फाइनल टर्म, इनमें हमारा खत्म हो जाता है। तो मैंने बोला 1.5 मंथ मत करो, अब तुम यहाँ पे क्या कर दो, 2 मंथ कर दो। तुमने क्या बोला, ठीक है सर 2 मंथ आपने हटा दिए, किसके लिए, तो यूटी, मिड टर्म, फाइनल, ये सब के लिए हटा दिया। तो आपके पास 11th और टोटल कितना मंथ बच गया, यहाँ पर 10 मंथ्स बच गए आपके पास, 10 मंथ।
अब आप बोलोगे सर 1 मंथ तो हमारा क्या होता है, कभी कभी एनुअल फंक्शन भी हो जाते हैं, तो हमारा पूरा मंथ वहाँ पे निकल जाता है, हम पार्टिसिपेंट भी करते हैं, फिर ठीक है बहुत सारे काम सोच के अंदर एंजॉयमेंट्स भी करना होता है। तो आप बोलोगे सर इसमें से 1 मंथ और रिमूव कीजिए। मैंने कर दिया यहाँ पर, कितने बचे आपके पास, 9 मंथ्स बचे, ठीक है 9 मंथ बचे। अब आप बोलेंगे सर 9 मंथ में हमें तो कुछ छुट्टियां भी तो मिलती हैं, हम उन छुट्टियों में भी तो एंजॉय करेंगे। तो मैंने बोला चलो छुट्टियों में एंजॉय करना, चलो 1 मंथ और दिया तुम्हें। मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 मंथ को और माइनस किया, कितना हो गया आपका बेटा, 8 मंथ हो गए। अब बोलो बहाने, अब बोलोगे क्या सर 8 मंथ, मैं बोलूंगा बेटा 8 मंथ भी बहुत होते हैं। कैसे, देखो अब यहाँ पर अगर मैं 11th क्लास का ऑन एन एवरेज 8 मंथ का अगर मैं निकालता हूं तो कितना निकल कर आएगा, वो देखो अब आप। तो देखिए अब आपको 11th क्लास की प्रिपरेशन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास को अच्छे से करने के लिए कितने मंथ्स मिले आपको, 8 मंथ मिले। कितने मिले आपको, 8 मंथ मिले, ठीक है 8 मंथ्स आपको टोटल यहां पर प्रिपरेशन मिल रहा है। अब आप बोलेंगे सर 8 मंथ में भी हमारे पास इतने वर्कलोड होते हैं कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिलता कि हम एक्स्ट्रा कुछ कर सकें। साइंस के स्टूडेंट के पास बेस्ट ऑप्शन होता है ये बोलने का कि सर हमारे पास तो टाइम नहीं था। मान के चल लो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते हुए मैंने आज कोई टॉपिक क्लियर किया या टॉपिक मैंने दिया या असाइनमेंट मैंने उनको दे दिया ट्यूशन में कि बेटा ये करके लाना कल। उनमें से एक ना एक बच्चा तो बोलेगा सर मेरे पास ऑलरेडी स्कूल के बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, हम कैसे करेंगे यहाँ पर। तो वो क्या होता है, वो जो बहाने निकल कर आते हैं वो हमारे साइड से निकल कर आते हैं, स्टूडेंट के साइड से निकल कर आते हैं। तुम अपने क्या कहते हैं, अपने आप को सेफ रखने के लिए, काम ना करने के लिए वो बहाने निकल कर लाते हो यहाँ पर। तो यहाँ देखो 11th क्लास, जब हम यहाँ पर 11th क्लास के पास हमारे पास कितने 8 मंथ्स बचते हैं, तो उस 8 मंथ में आप बोलोगे सर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें यहाँ पर 8 मंथ में हमारे पास टाइमिंग अगर देखा जाए 1 डे का अगर हम टाइमिंग निकालें यहाँ पर, तो 1 डे के अंदर टाइमिंग जो हमारे पास कितना होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है 24 आवर होते हैं। 24 आवर्स में तो आप बोलोगे सर 8 आवर तो हमें स्लीप चाहिए इसके अंदर, ठीक है स्लीप चाहिए 8 आवर कितना चाहिए आपको, सोना ही सोना है। तो रिमेनिंग कितने बच गए आपके यहाँ पर 16 आवर बच गए आपके, ठीक है 16 आवर्स बच गए। अब देखिए 16 आवर्स में आप बोलोगे सर सवेरे उठेंगे हम, स्कूल जाने के लिए रेडी होंगे 10 आवर, तो यहाँ पे आप रिड्यूस कर दीजिए। स्कूल मैंने स्कूल के लिए निकाला, प्लस ब्रेकफास्ट, प्लस लंच, प्लस डिनर, इन तीनों के लिए मैंने यहाँ पे एक साथ क्या निकाल दिया, 6 आवर्स निकाल दिए, ठीक। फिर बचा आपके पास क्या, 6 आवर बचा। 6 आवर आप बोलोगे सर मुझे ट्यूशंस भी जाने होते हैं, तो मैं पूछूंगा ट्यूशन में कितने लगेंगे, हद से 2 घंटे, क्योंकि कोई भी बैच आपका 2 घंटा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे 3 आवर्स लेके चलता हूँ, क्यों, आने जाने का भी तो समय लगेगा यहाँ पर 3 आवर्स। किसके लिए है आपका, ट्यूशंस के लिए। रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 3 आवर। अब आप बोलोगे सर 3 आवर हमारे पास रिमेनिंग बचा, तो हम यहाँ पर अपना काम करें, ठीक है, हम अपना काम करें या फिर स्कूल का काम करें या फिर आपका काम करें। किसका काम करें, या तो हम रिवाइज कर लें कोई टॉपिक को उठाकर, या तो स्कूल का काम कर लें, या फिर हम क्या कर लें यहाँ पर आपका काम कर लें, ठीक है ट्यूशन का काम कर लें। तो मैं बोलूँगा बेटा कम से कम जो स्कूल में कराया जाता है, कम से कम हमारे पास 2 आवर सफिशिएंट होता है किसी भी काम को करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए अच्छे से 2 आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है। मान लो किसी दिन हमारे पास क्या होता है 3 आवर्स लग जाते हैं, तो 2 आवर क्या होता है हमारे पास मोर देन सफिशिएंट होता है। ये चीज याद रखिएगा, 2 आवर आपने क्या दिया, स्कूल वर्क के लिए दिया, ठीक है। 1 आवर आपके पास बचा, तो आप बोलोगे सर 1 आवर हम किसके लिए दे देंगे यहाँ पर, ट्यूशन वर्क के लिए दे देंगे। तो अब आप यहां पर ये बताइए कि हम इस 24 आवर्स के अंदर हम एक्स्ट्रा कहां से निकाल के लाएं जो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर सके। तो अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसी जगह से हमें कटौती करनी पड़ेगी अपने टाइम्स की, जो हमें वहाँ से निकाल कर कहाँ पे फिट करना है, अपने रिवीजन के लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्लीप, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी या फिर अकॉर्डिंग टू हमारे ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से 8 आवर के स्लीप
मोर देन सफिशिएंट होती है, ये चीज याद रखिएगा आप। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप 6 आवर की स्लीप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी बॉडी को, ठीक है। अगर आप इसको रिड्यूस करके 5 to 6 आवर्स में कन्वर्ट कर दें तो आपके पास जो आवर्स निकल कर आएंगे यहाँ पर 2 to 3 आवर्स यहाँ पर निकल कर आएंगे। इस 2 to 3 आवर्स में अब आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपको स्कूल में कराया गया है, याद रखिए, जो आपको स्कूल में कराया गया है या फिर जो आपको ट्यूशन में कराया गया है, उस टॉपिक को उठाइए और उठाने के बाद उसको किसी भी बुक से, चाहे आप NCERT बुक ले लें, चाहे आप कोई रेफरेंस बुक ले लें, याद रखिए कोई भी रेफरेंस बुक ले लें, या फिर आप कोई YouTube का चैनल देख लीजिए, कोई भी चीज आप उठाइए, उस 2 से 3 आवर को बड़े अच्छे से उस टॉपिक को रीड कीजिए। कर लिया आपने, उसके बाद आप करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर मैं काम की बात बता रहा हूँ यहाँ आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 आवर्स की बात बता रहा हूँ, ज्यादा की नहीं बता रहा हूँ। 2 to 3 आवर, हार्डली 2.5 घंटे, ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, कोई NCERT की बुक उठा लीजिए या रेफरेंस बुक उठा लीजिए, या फिर YouTube या कोई एक चैनल उठाइए, उस चैनल को आप पकड़ के देखिए। मैं यही कहूंगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो YouTube को लगभग आप ना के बराबर देखिए। क्यों, पता है क्या होता है कि जब हम YouTube देखते हैं या फोन चलाने बैठते हैं, सबसे बड़ा डिमेरिट मैं आपको बताता हूँ, जो मैं भी खुद फील करता था पहले, चाहे अपने लैपटॉप या फिर आपने क्या किया, YouTube खोला, ठीक है, चलो YouTube से आपने एक वीडियो देख लिया, ठीक है, चाहे बंदा कितना भी वेल डिटर्मिनेशन हो, उसका हाथ गेम्स के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर या फिर कोई सॉन्ग या फिर कोई मूवीज के ऊपर चला ही जाता है। चलो भाई 5 मिनट या 10 मिनट का एंटरटेनमेंट हम कर ही लेते हैं इसके अंदर से देख के। तो जो लत होता है ना यूट्यूब का या फिर फोन का या लैपटॉप का, ये क्या होता है ना, आपके टाइम को किल करना स्टार्ट कर देता है, और वो चीज वही एडिक्शन आपका क्या बन जाता है, फोन और लैपटॉप का एडिक्शन बन जाता है। मैं देखिए यूट्यूब पे मैं ये नहीं समझा रहा हूँ या वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब को मत देखिए, ठीक है, यूट्यूब को मत देखिए। कभी कभी हमारे पास ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, हम काफी दूर बैठे हुए, नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे घर के आसपास कोई ट्यूशन वाली नहीं है, दूर जाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं किसको, यूट्यूब को प्रीफर करते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिक्शन मत बनाइए कि यूट्यूब को देखने के बाद थोड़ा सा व्हाट्सएप चला लिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट गेम खेल लिए, थोड़ा सा आप क्या कर लें यहाँ पर क्या बोलते हैं मूवीज देख लिए ना। एडिक्शन मत कीजिए। अगर आपको माइंड अगर अपना फ्रेश करना है, पहला चीज माइंड अगर अपने आपको फ्रेश करना है, आप या तो घूमने चले जाइए, थोड़ा सा दूर बाहर निकल जाइए। उससे क्या होगा कि देखिए बाहर आप निकलेंगे तो लोगों को, हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे, हंसते हुए मिलेगा, रोते हुए मिलेंगे, बात करते हुए मिलेंगे, कोई बहुत तेजी से जाते हुए दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखेगा नेचर के अंदर, कॉमेडियन टाइप का, तो आपको माइंड को फ्रेश कर देगा। 5-10 मिनट के लिए बाहर घूम के आ जाइए, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए बाहर घूम के आ जाइए। या फिर आप क्या कीजिए, 2-3 सॉन्ग ऐसे सुनिए जो आपको मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, जो आपको मोटिवेट कर दे, वो सुनिए। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ही करना है। अब देखें यहाँ पर, जब हम ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, जब हम ये अपना फोकस करते हैं कि हम अपने पूरे डे टू डे लाइफ के अंदर से, यानी 24 आवर, यानी 1 डे के अंदर से 24 आवर के अंदर से हम डिटर्मिनेंट है कि 3 आवर अपने किसके लिए देंगे, प्रिपरेशन के लिए देंगे, तब तो यहाँ पे हमारा फोकस करना स्टार्ट होता है। जैसे हम यहाँ पर, अगर सुनिए फिर से मैं बताता हूँ, अगर हम ये 2 से 3 घंटे पूरे 24 आवर्स 24 मंथ्स अगर हमने दे दिए, याद रखिएगा, अगर आपने 2 से 3 आवर्स, अगर आपने 24 मंथ्स अगर आपने दे दिए यहाँ पर, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि मेरा नहीं निकला है, मेरा भी निकला है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि बेटा तुम 1 साल वेट करके फिर से 12th का एग्जामिनेशन दे दो, या फिर 1 साल वेट करके फिर से और अच्छी रैंक्स लेकर आ जाओ। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, ठीक है, मुझे बस मुझे बोलते, कोई बोला कि बेटा जाओ इंजीनियरिंग कर लो, तुम अगर वेट करोगे तो तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे भी यही लगा, हाँ यार ईयर मेरा बर्बाद होगा, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं निकला, मेरा भी निकला ऐसे ही करने पे, लेकिन मैंने क्या किया, 2 to 3 आवर वेल डिटर्मिनेट किया। अब देखें यहाँ पर, अगर आप 2 से 3 घंटे, याद रखिएगा 2 से 3 घंटे अगर आप
बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो 24 मंथ तक आप रेगुलर अगर तैयारी करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT और नीट का पेपर निकल जाएगा। अब आता है हमारे पास सबसे बड़ा डील कि हम नोट्स कौन सा लें। ठीक है, अपने सीनियर से मांगे, खुद प्रिपेयर करें, या फिर हम क्या करें, हमारे पास खुद प्रिपेयर करें, या फिर सीनियर से मांगे, या आकाश का लें, नारायणा का लें, किसका नोट्स हम प्रोवाइड करें। ठीक, पहला प्रॉब्लम ये आता है। सेकंड प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें, क्योंकि भाई कंपटीशन देने जा रहे हो, वहाँ पे थ्योरी तो आती नहीं है, वहाँ क्या आता है तुम्हारा कंसेप्ट, जो तुमने कंसेप्ट गेन किया है वो प्लस न्यूमेरिकल, ये आता है। तो न्यूमेरिकल कहाँ से हम करें, ठीक है, सबसे बड़ा डील ये आता है। ठीक है, आज चलो हम घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं बैठ के, तो हमें MCQs की प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए, वो कहाँ से करें। तो देखो, अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। नोट्स तुम कैसे प्रिपेयर करोगे, या फिर नोट्स को तुम कैसे समराइज करोगे। देखो, सबसे मेन आता है कि हमें नोट्स चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, नोट्स। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, कहाँ से आएगा नोट्स, कौन देगा नोट्स हमें। खुद बनाने तो नहीं पड़ जाएंगे, बाप रे बाप, हमें लिखना भी पड़ेगा। कितने काम करेंगे भाई हम, नोट्स भी लिखें, स्कूल का काम भी करें, असाइनमेंट्स भी करें, ट्यूशन का काम भी करें, कहाँ से हमें ये नोट्स मिलेंगे, कहाँ से हमें बनाना तो नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है। अब मैं बताता हूँ, सपोज दो बच्चे हैं, एक है A और एक है B, दोनों ही ने क्या किया, IIT की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दोनों ने क्या किया, IIT या किसी कंपटीशन का एग्जामिनेशन का तैयारी करना शुरू कर दिया। जनरली मैं IIT और नीट के बारे में नहीं बता रहा, अभी मैं सबके लिए बता रहा हूँ, याद रखिएगा, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, तीनों के लिए बता रहा हूँ। इन दोनों ने स्टार्ट कर दिया। एक क्या था, गरीब घर से था, पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा था। एक क्या कर रहा था, रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा था। पुअर फैमिली वाले के पास क्या थे, पैसे नहीं थे इतने कि वो आकाश किसी इंस्टीट्यूट पे जाके उसके नोट्स ले लें, उसके असाइनमेंट्स ले लें, वो सब करके वो करे। लेकिन रिच फैमिली के पास इतना पैसा था कि उसके पास नोट्स भी प्रोवाइड हो गए, कहीं ना कहीं से उसने नोट्स खरीद लिए। ठीक है, डाउनलोड कर लिए, ये सब कर लिया, असाइनमेंट्स ले आया सॉल्व करने के लिए। कैसे करेगा ये, पुअर बच्चे ने क्या किया, जितने भी बुक्स थे उसको वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया। इसने सबसे पहला काम किया गया, इसने बुक्स देखा। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या देखना है, यहाँ पर 2-3 बुक्स देखने, ज्यादा नहीं। इसने कलेक्ट किया क्या, NCERT का बुक कलेक्ट किया, एक इसने क्या किया, रेफरेंस कोई लिया, RF रेफरेंस बुक लिया यहाँ पर कोई भी एक। ठीक है, दूसरा इसने एक बुक लिया, यहाँ पर SC वर्मा लिया, मान के चल लीजिए, बहुत फेमस बुक है, सब लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ बच्चों के साथ, बच्चों को यूज करवाता हूँ इसको, बहुत फेमस बुक है ये। ठीक है, रेफरेंस बुक लिया, SC वर्मा का बुक लिया। ठीक है, इसने कोई एक MCQs की बुक आती है DC पांडे की, उसने ये ले ली, बस इसने ये लिया। अब देखिए, B बंदे वाले बच्चे ने क्या लिया, इसने ये सारे बुक्स तो लिए ही लिए, प्लस इसको सेल्फ मेड, यानी क्या हुआ, इसको नोट्स मिल गया, यहाँ पे नोट्स मिल गए उसको, सेल्फ मेड नोट हो गए, किसी के बच्चे का नोट होगा वहां पर वो नोट्स मिल गए। ठीक है, असाइनमेंट्स मिल गए प्रैक्टिस करने के लिए, बुकलेट मिल गए बहुत सारे, भाई क्वेश्चंस करो दबा कर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने क्या किया, जो इंस्टीट्यूट पे गया था, इसने सिर्फ और सिर्फ कौन से बुक्स लगवा दिए थे उनको, ये वाले NCERT बुक लगवाया, रेफरेंस बुक के लिए लगभग ना के बराबर मना करते हैं वो, और SC वर्मा का बुक लगा दिया, उनको नोट्स दे दिए, असाइनमेंट दे दिए, बुकलेट दे दिए, ये इन्होंने इसको मिल गया। लेकिन जब प्रिपरेशन करने की बारी आई, जो डिटर्मिनेशन इस बच्चे ने दिखाया, सेम डिटर्मिनेशन इसने भी दिखाया, लेकिन सिलेक्शन किसका हुआ, लगभग मोस्टली इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया किसके अंदर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ, B वाले बंदे का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ B वाले बंदे का, अब सुनो यहाँ पर रीजन। यहां पर जब हम नोट्स की बात करते हैं बेटा, सुनो, तो हम प्रीफर करते हैं यार हमें कोई नोट्स बना के दे दे, या फिर कोई अच्छे नोट्स हमें प्रोवाइड करवा दे। एक चीज बताता हूं, सेल्फ मेड नोट जो वर्ड होता है ना,
देखिए जो नोट्स होते हैं ना हमारे सेल्फ मेड नोट्स, वो क्या होता है आपका बेस्ट होता है। जो खुद से बनाया गया है, खुद के हैंड राइटिंग में, जैसी भी राइटिंग हैंड राइटिंग हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े जैसी राइटिंग हो, चाहे बहुत अच्छे से सजा के लिखने वाले हैंड राइटिंग हो, कैसी भी हैंड राइटिंग हो आपकी, सेल्फ मेड नोट क्या होता है आपका बेस्ट नोट्स होता है। सपोज मैंने एक डेफिनेशन बोला डिस्टेंस, सपोज मैंने बोला डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, तो एक ने बोला सर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, ठीक है। अब देखो उसने क्या लिखा, जब उसने फर्स्ट टाइम नोट्स बनाया था अपना, क्या लिखा, डिस्टेंस इज अ टोटल इज, मैंने बोला डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी। टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी का बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इसने नोट्स में ये लिखा, ठीक है, वो लिखा। फिर उसके बाद क्या, डिस्टेंस, बहुत अच्छे से लिख रहा है वो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा यहाँ पे उसने क्या लिखा, बहुत अच्छा वर्ड लिखा, स्केलर क्वांटिटी, ये भी हो गया। ठीक है, डिस्टेंस नेवर बी, तरीका बता रहा हूं मैं उसका लिखने का, ये नहीं मैं बता रहा हूं तुम्हें ऐसे ऐसे करके लिखो। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और मे बी पॉजिटिव, डिस्टेंस मे बी पॉजिटिव और जीरो। इसने ये लिख दिया भाई, बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नोट्स उसने बना दिया। ठीक है, जब वही बंदा यानी ए जो पर्सन है, जब इसी नोट्स को दोबारा पढ़ेगा तो एज इट इज पढ़ेगा, थर्ड टाइम जो पढ़ेगा एज इट इज पढ़ेगा, लेकिन जब फोर्थ टाइम वो पढ़ेगा तो उसको पता क्या लगेगा, अरे यार ये तो मैंने लिखना का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको काट देगा, वो काट दिया। ठीक है, फिर उसने बोला डिस्टेंस वर्ड बार बार मैं क्यों लिखूं, ठीक है, वो हटा देगा। अच्छा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, सीधा लिख देगा यहाँ पर, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, ऐसे बना लेगा वो। तो देखिए वो क्या कर रहा है, अपने ही सेल्फ मेड नोट्स में वो क्या कर रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है वो, एक दो बार पढ़ा उसने, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद उसने अपने इन्हीं नोट्स के अंदर उसने क्या किया, अमेंडमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उसको करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो पढ़ना स्टार्ट करेगा तो मान के चल लीजिए, जब वो कोई टॉपिक ऐसे होते हैं हमारे पास कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं कभी कभी, या फिर कभी कभी वो टॉपिक ऐसा होता है कि जो कभी याद नहीं हो पाता है, या फिर हमें लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए किसी बच्चे का साइन बनाने का तरीका होता है, 3 स्टार बना देगा मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए। ठीक है, बहुत सारे वाले बंदे बताएंगे कि हमारे नोट्स पढ़ लो, उसमें बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स लिख रखे हैं। नहीं, वो अपना शॉर्टकट ट्रिक, जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक होता है ना, वो अगर हम अपनाएंगे तो नोट्स हमारे बेटर बनेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 बार स्टार मार्क कर दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क हो गया। ठीक है, जो शॉर्टकट्स हम अपनाएंगे अपने नोट्स के अंदर, वो हमारे लिए क्या होंगे, इजी हो जाएंगे आगे पढ़ने के लिए। मान के चल लीजिए मैंने बोल दिया कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़कर रखना, याद कर लेना, कुछ भी करना। तो ये क्या करेगा बंदा, वो बंदा क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट लिख देगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ पर जीरो भी हो सकता है। उसने ऐसे लिख के बॉक्स बना लिया और इसके ऊपर स्टार मार्क कर दिया। जब वो बॉक्स बनाएगा, यहाँ पर बॉक्स बना के रख देगा, जब वो अपने नोट्स को पलटेगा सबसे पहला नजर कहाँ जाएगा, अपने बनाए गए बॉक्स के ऊपर, ना कि दूसरे के बनाए गए बॉक्स के ऊपर। जब हम दूसरे के नोट्स पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उसकी राइटिंग, उसका राइटिंग क्या है, हमें नहीं समझ में आता बहुत जल्दी, क्या लिखा है उसने, क्या खिचड़ी बनाई है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर हमने लिखा है और हमने खिचड़ी बनाई है ना, हमें अपनी खिचड़ी समझ में आ जाती है, लेकिन दूसरे के नोट्स की खिचड़ी समझ में नहीं आती है। तो बेटा नोट्स के लिए धोखा मत खाओ, नोट्स के लिए तुम खुद से प्रिपेयर करो, सेल्फ मेड नोट्स बनाओ, उसी में क्या करो, अमेंडमेंट करते चले जाओ। एक लिमिट ऐसे आएगा, मान के चल लीजिए आपके पास एक चैप्टर है सेकंड, किसी भी स्ट्रीम के लिए चैप्टर सेकंड है। जब आपने फर्स्ट टाइम इसके लिए नोट्स बनाया था तो आपका नोट्स बना था 40 पेज का। ठीक है, आपने उसको रिवाइज किया, 40 पेज से आपके कितना आ गया, 35 पेज आ गया।
एक लिमिट ऐसा आएगा, यही पेज 40 पेज आपका रिड्यूस होकर आपके कितने में आ जाएंगे, 10 पेज में आपका क्रिएट हो जाएगा, 10 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे। कौन ज्यादा अच्छा था, कौन सा ज्यादा अच्छा, जो बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं वो, जो सेल्फ मेड नोट्स आ रहे हैं वो, ठीक है। मानता हूं उनके नोट्स में तुम्हें थोड़े से क्या मिलेंगे, एडवांस लेवल के थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम यूज करेंगे ना, हम भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही बना रहे हैं। हमारे पास भी भगवान ने ब्रेन उतना ही दिया है जितना उनके पास दिया है, ठीक है, हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चैप्टर 2 के जब आपने नोट्स बनाए 40 पेज के, फिर आपने पहले टाइम पढ़ा 35 के, फिर 10 पेज का, ठीक है। ऐसे करते करते आपके नोट्स क्या होते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक कॉल आया, सर मैंने आपकी क्लास ली थी 1 महीना पहले, आपने आप टेस्ट रख दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, जब हम अपना नोट्स बना लेते हैं उसको क्या करते हैं, किसी कॉर्नर में ऐसा फेंकते हैं, ऐसा लगता है कि उसका कोई यूज नहीं है। सबसे पहला चीज देखिए, जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अभी मान के चलिए 2nd चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे करके क्या बना रहा हूँ, नोट्स बनाया। मान के चल लीजिए जो 2nd चैप्टर है आपका वो 100, मान के चल लीजिए यहाँ पर 75 पेज का वो चैप्टर है। उस 75 पेज में से मैं, ऐसा तो है नहीं कोई भी टीचर आपको 75 का 75 करा देगा, कुछ कुछ करके कराएगा। तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ पेजेस में न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ पेजेस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो टोटल जो आपका कंटेंट होता है, याद रखिएगा, कितने का होता है, 40 पेज का होता है। कितने का कंटेंट है आपका, 40 पेज का है। तो आपको कोई भी टीचर लगभग अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 5 से 6 पेज ही पढ़ाता है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी का हो या फिर कोई रेफरेंस बुक का हो, हार्डली वो 5 to 6 पेजेस ही आपको पढ़ाता है। क्या उसने पूरा पेज पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट अगले दिन जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, 5 to 6 पेज अगेन फिर से वही पढ़ाएगा आपको, 5 to 6 पेजेस पढ़ाएगा। नेक्स्ट भी वो क्या करेगा, 5 to 6 पढ़ाएगा। लेकिन जब फर्स्ट डे उसने पढ़ाया, क्या आपने उसको सेकंड डे रिवाइज किया, क्या आपने थर्ड डे उसको रिवाइज किया, नहीं करते हैं। बचपन में हमें बोला जाता है बेटा अपने पापा का नाम का स्पेलिंग पूछो, स्पेलिंग याद करो। क्या करते हैं हम, डेली बोलते हैं मेरे पापा का नाम का स्पेलिंग ये है, मेरे पापा का नाम का स्पेलिंग ये है, मेरे पापा का नाम का स्पेलिंग ये है। हम डेली बोलते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन हम बोलते रहते हैं, उसको रिवाइज करते रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि हमसे नींद में भी अगर उठा के पूछा जाए बेटा पापा के नाम की स्पेलिंग बताना क्या था, तुम बता दोगे। मम्मी का नाम क्या था, बता दोगे। क्यों, क्योंकि तुमने उस चीज को बार बार रिवाइज किया। क्या करना है, हमें आज क्लास हुई तुरंत, ज्यादा नहीं, 5 to 6 पेजेस पढ़ाए ना, आपको रिवाइज करने में से 5 to 6 मिनट्स लगेंगे। आज रिवाइज कर लिया, जैसे मुझे अगला क्लास होने वाला है, ठीक है, मान लीजिए अगला कोई क्लास होने वाला है, मुझे नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या करूं, अगले 5 to 6 क्लासेस का मैं पढ़ लूं, आगे का 5 to 6 पेजेस का अगला मैं पढ़ लूं। फिर मैं क्या करूं, जब मेरा आज सेकेंड डे क्लास हो जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, 2 क्लासेस का एक साथ नोट्स मिल जाएगा, एक पहले वाले का और एक दूसरे वाले का। जब हम सेकंड वाले को रिवाइज करें तो उससे पहले थोड़ा सा हम क्या करें, फर्स्ट वाले को ओवरलुक कर लें या थोड़ा सा हम देख लें, गो थ्रू हो जाए उसका। गो थ्रू होने के बाद हम कहां पर आए, सेकंड चैप्टर पे आए, सेकंड पेज के ऊपर या सेकंड डे के टॉपिक्स पे आए। अगर हमारे पास चैप्टर 2 अगर आपका 10 डेज चल रहा है, याद रखिएगा 10 डेज अगर आपका चैप्टर 2 चला, तो आप अपने नोट्स को कम से कम 20 से 25 टाइम्स अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कहीं जरूरत नहीं है वापस से आपको रिवाइज करने की। आपके माइंड में वो चीज क्या होगा, बैठ जाएगा, आपको याद रह जाएगा। ये था तरीका आपको नोट्स बनाने का, और कैसे याद रखना है उस नोट्स को, ये तरीका था आपका उसको याद रखने का। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास नोट्स बना लिया, ठीक है, सेल्फ मेड नोट्स भी बना लिए, उसको बार बार पढ़ के हमने उसको छोटा भी कर लिया। अब बात आती है बेटा न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स हम कहां से करें, कैसे करें, वो देखते हैं। अब तो आपने सुना होगा कुछ बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है, तो कुछ बच्चों का थ्योरेटिकल पोर्शन क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। कुछ बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन क्या होता है, काफी कम होता है, मतलब वो वीक हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स में जाके। और कुछ बच्चे का थ्योरेटिकल पोर्शन क्या होता है, वीक हो जाता है। तो देखिए हम देखेंगे अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा सा साइड रखेंगे, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, आईआईटी और नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए देख रहे हैं। तो हमें न्यूमेरिकल पोर्शन को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक रेफरेंस बुक उठाइए कोई भी, जैसे फिजिक्स का आप देख रहे हैं एस.एल. अरोड़ा, प्रदीप, ठीक है, एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी नहीं, प्रदीप, ये निकाला आपने, ठीक है।
अगर आप प्रदीप या एनसीआर प्रदीप या एसएल अरोड़ा की बुक्स में अगर आप देखेंगे बहुत लो क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स वो स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई लेके चले जाएंगे। मान के चलिए, मैं क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं आपको। अ कार इज मूविंग विथ velocity of 30 kilometer per hour and covers a displacement, या डिस्टेंस कुछ भी लिखा रह सकता है, covers a displacement of 900 kilometer, then find the time period to cover such distance या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो। यहाँ पर देखिए, ये जनरली मेरे पास क्या है, प्रदीप या एसएल में कुछ इस टाइप के स्टार्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या बंदा पढ़कर नहीं समझ सकता? आप देखिए, वो पहले क्या देखेगा, अरे कार इज मूविंग विद, अरे वेलोसिटी हमने पढ़ा है तो वेलोसिटी तुरंत लिखेगा, अरे 30 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, एंड कवर ए डिस्टेंस, अरे डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा भाई, यहाँ तो देखा भाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है मेरे पास, तो क्या लिख देगा, अच्छा एस से हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। टू फाइंड द टाइम पीरियड, अच्छा मुझसे टाइम पीरियड पूछा गया, तो टाइम पीरियड कितना है निकालना है मेरे को, तो तुरंत वो फॉर्मूला लगाएगा, अच्छा एस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन में टी। अरे ये तो फॉर्मूला हमारे करा रखा है, तो हमारे क्या रखोगे यहाँ पर 900, यानी वेलोसिटी कितना रखोगे 30 किलोमीटर पर आवर रख दिया गुरु। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने 900 किलोमीटर रख दिया। अरे अब तो टाइम तो निकाल ही लेंगे यार, टाइम को इधर ले आओ, 900 किलोमीटर पर अपॉन में 30 किलोमीटर पर आवर निकाल लिया। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा है यहाँ पर 30। अरे वाह, मेरे पास 30 आवर्स आ गए, वाह क्या न्यूमेरिकल था, बहुत इजी लगा उसको। तो बेटा ऐसे ही करके हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को सर्च करना है। जिनका न्यूमेरिकल बेस वीक होता है, ऐसा नहीं है कि रेफरेंस बुक जो होता है हमारे पास हमेशा स्टैंडर्ड से, मतलब बहुत हाई लेवल से स्टार्ट करेगा, हमेशा क्या करेगा लो लेवल से स्टार्ट करता, ताकि वो बच्चे पढ़ें, जब बच्चे उनकी बुक्स पढ़ें तो वो समझ सके उनकी बुक्स में क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन में बोला गया लिखने के लिए, क्या क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लो लेवल की बुक से या फिर हम लो लेवल के क्वेश्चन से अगर अपने आप को स्टार्ट करते हैं करने के लिए, तो धीरे धीरे करके आप अपना लेवल क्या करती जाइए, हाई करती जाइए। जितना आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपने रेफरेंस बुक जो आपके पास गिवन है उससे करते हैं, तो आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता जाएगा। हो गया स्ट्रांग यहाँ पर। अब बोलेंगे कुछ कोचिंग वाले या कुछ बंदे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वो क्या करेंगे, आपको अपना नोट्स पढ़ाएंगे, डायरेक्ट आपको कहाँ उठा के ले आएंगे, एससी वर्मा में। गलत, एससी वर्मा डायरेक्ट मत उठाओ। जब आपका कंसेप्ट एसएल या फिर प्रदीप या जो रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हो क्लियर हो जाए, तब आप आइए। इसके बाद आप आइए यहाँ पर किसके पास, एनसीईआरटी के पास आइए। एनसीईआरटी के पास आइए। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे आईआईटी और नीट के जो पेपर्स होते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, आपका ये पेपर निकल जाएगा। एनसीईआरटी के पास आइए, अब एनसीईआरटी को गो थ्रू कीजिए, आप उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ट्राई कीजिए इनके न्यूमेरिकल्स को। जब आप इनको प्रैक्टिस करने के बाद 1 से 2 टाइम्स, यानी याद रखिएगा 1 to 2 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद जब आप एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे ना, तो आपको ये लेवल बहुत इजी लगना शुरू करेगा। जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तब आप कहां पर आइए, तब आप आइए एससी वर्मा के क्वेश्चन की तरफ आइए। ज्यादा बुक्स की मैं बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पर, सिर्फ कितने हो गए, 3 टाइप के बुक्स हो गए। अब आप क्या कीजिए, एससी वर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो आपको क्या देखना है कि एमसीक्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में क्या फॉर्मेट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये हो गया। अगर आप अपने रेफरेंस बुक को उठा के देखते हैं एसएल या फिर प्रदीप को, तो उसके चैप्टर के लास्ट में आपको एसएल वहां पर क्या मिलेंगे, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आ रखे हैं उसमें मिल जाएंगे। ठीक है,
एससी वर्मा सॉल्व कर लिया। एससी वर्मा को सॉल्व करने, एनसीईआरटी को सॉल्व कर लीजिए आप। एससी वर्मा को जैसे सॉल्व करेंगे 2 to 3 टाइम्स आप इसको सॉल्व कीजिए, इस बुक को सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आप आइए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप, जैसे मान के चलिए आप आईआईटी का दे रहे हैं, तो मैंने अभी आपके बुक लिखा था एक डीसी पांडे, जो प्रीवियस 40 इयर्स के, कोई भी ऐसा नहीं कि डीसी पांडे का ही राइटर आता है, बहुत सारे, दिशा का भी आता है, लक्ष्य का भी आता है, बहुत सारे आते हैं राइटर्स के। 40 इयर्स के पेपर्स को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, अपने आंसर को और उनके आंसर को देखिए, फिर उनके लगाए गए ट्रिक को आप अपने आप को यूज कीजिए, ठीक है, ट्रिक को यूज कीजिए। देखिए 40 इयर्स के पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होता है कि अब अगर आपने 40 इयर्स के पेपर को सॉल्व कर लिया, आपके कंसेप्ट इतने तगड़े हो जाएंगे, आपके न्यूमेरिकल इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उठा के वो रख देंगे। देखिए आईआईटी हो या नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो ऐसे न्यूमेरिकल्स कभी नहीं देते हैं जो आपने कभी ना देखे, वो वही न्यूमेरिकल्स देते हैं, बस वो क्या करते हैं, उनके वर्डिंग्स को और पूछने के तरीकों को क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, बस वही करते हैं। तो 40 इयर्स के पेपर को उठाइए, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, देखिएगा आप क्या देखेंगे कि आपको मोस्टली, मान लीजिए 100% तो आप नहीं कर पाएंगे, मोस्टली 70% उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे। जब आपका 70% सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप 30% जो बच रहे हैं आपको, वो देखिए कि उन 30% में उन्होंने क्या ट्रिक लगाया कि वो क्वेश्चन सॉल्व हुए। ठीक, ये आपका था क्या, अपने आप को न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब आता है टाइम लिमिट, एक क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाए और कैसे अटेम्प्ट किया जाए ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका स्कोर हो सके। तो देखिए आपने देखा होगा हमारे पास कोई भी कॉम्पिटिटिव, चाहे आईआईटी हो, नीट हो, एनडीए हो, कोई भी पेपर हो, वो मैक्सिमम 3 आवर्स का होता है, 3 आवर्स का होता है, ठीक है। हर पेपर का पैटर्न अलग होता है। आईआईटी में आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, एनआईटीज में आपको एंड नीट में आपको लगभग 180 क्वेश्चंस मिलेंगे, डबल मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए 180 मिला, ठीक है। नीट में यानी 1 मिनट के लिए, याद रखिएगा 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पर 1 क्वेश्चन सॉल्व। आईआईटी में डबल है, 2 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर कैसे तरीका होगा देखिए, मान लीजिए आप नीट का आईआईटी का पेपर दे रहे हैं, आपको क्या मिला, यहाँ पर 90 क्वेश्चंस हैं, ठीक, और आपके पास कितने हैं, कितने आवर है, 3 आवर्स हैं। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट यानी 2 मिनट के अंदर, यहाँ पे क्या है 2 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कैसे करना है देखिए, अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो आपको, और ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, दोनों को मैं बताता हूं। मान लीजिए अब 10 to 30 सेकेंड्स, ज्यादा नहीं, 10 to 30 सेकेंड क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए क्या कहा गया है। यानी 2 मिनट में आपके पास कितने सेकेंड्स होते हैं, यहाँ पर 120 सेकेंड्स होते हैं, याद रखिएगा 120 सेकेंड हो गए। 30 सेकेंड आपने किसमें लगा दिया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में लगा दिया। मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, 30 सेकंड आपको कम लग रहा है, आप 50 सेकंड्स ले लीजिए भाई, 40 सेकंड ले लीजिए, क्या दिक्कत है, तब भी आपके पास 80 सेकंड्स बचेंगे। अगर आपने 40 सेकंड आपने यूटिलाइज कर लिया कहां पर, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आपके पास रिमेनिंग कितना रह जाएगा यहाँ पर, 80 सेकंड्स, ठीक है, 80 सेकंड्स। इस 80 सेकंड्स में जब आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया, तो आप इसको 70 सेकंड्स के अंदर ट्राई टू सॉल्व इट, उसको 70 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 10 सेकंड बचेगा यहाँ पर। तो 10 सेकंड भाई ओएमआर शीट भी तो भरना है, अगर ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो 10 सेकंड, अगर ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो 10 सेकंड, अगर ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो एक्स्ट्रा 5 सेकंड आप यहाँ पे दे दो। वहां पे क्या करना है आपको, 5 सेकंड के अंदर क्या करना है, क्लिक एंड गो। तो ये आपका क्या था, आईआईटी के लिए था। मतलब मैक्सिमम आपको किसी क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड आपको देना है। नहीं समझ में आता है स्किप कीजिए, निकल जाइए। मान लीजिए आपने ये सारा पैटर्न अपना लिया, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, मामला कहाँ अटकता आके जाके बेटा, जब 2 आपके ऑप्शंस मैच करते हैं। मान के चल लीजिए एक है ए बी सी डी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारे पास ए एंड डी मैच कर गया, यार 2 ऑप्शंस मैच कर रहे हैं हमारे। तो याद रखिएगा कभी कभी हमारे आईआईटी नीट के पेपर में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इन दोनों ऑप्शन में अगर डाउट है ना कि आपका ए है या डी है, रिस्क
मत लीजिए, स्किप कीजिए, आगे निकल जाइए। क्योंकि अगर आपका ये क्वेश्चन गलत होता है, सपोज ये क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है, सपोज ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, अगर ये गलत हो गया तो आपको पता है कितना लेके जाएगा, एक यहाँ पर 0.33 नंबर लेके नहीं जाएगा, माइनस नहीं होगा, वो आपको माइनस करवाएगा -1.33 नंबर टोटल नंबर में से माइनस करवा देगा। याद रखिएगा 0.33 नहीं जाएगा आपका, कितना जाएगा आपका, ये जाएगा यहां पर। तो ये तरीका होता है आईआईटी या नीट को अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए मैं पहले बता देता हूं। अब देखिए आपको बोलेंगे अब मेरे पास ये स्पीड कैसे आए, तो देखिए बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन होते हैं एग्जामिनेशंस, ऑनलाइन तैयारी.com, बहुत सारे ऐसे हैं। आप सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए उनके, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन तैयारी.com पे जाके वहाँ पे अपने आप को एनरोल कर लीजिए। तो आपको वहाँ पे 3 आवर या 2 आवर या 1 आवर का पेपर देंगे, उस पेपर को आप सॉल्व करके दे दीजिए। मोस्टली मैं बताता हूँ, आपके पास एक ऐप आता है ग्रेडअप ऐप, ठीक है, ऐप की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ। ग्रेडअप ऐप जो होता है आपके पास, उसके अंदर आपके 20 या 30 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा आपको ये 30 क्वेश्चंस आपको कितने में सॉल्व करना है, 30 मिनट्स में आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको वहां पे जजमेंट लग जाएगा कि आपका स्पीड कितना है। ये स्पीड बनाने के लिए आप कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे ग्रेडअप आपका होता है, ठीक है, कोई आईआईटी की ऑनलाइन एमसीक्यूज क्वेश्चन का टेस्ट लेता है, आप उन ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। मोस्टली बच्चे यही डाउनलोड करके रखते हैं, तो अपनी तैयारी वो इसी तरीके से करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं डाउट है, कहीं क्वेरी, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्दर आपको मेरे अदर टॉपिक्स के ऊपर, जैसे 11th एंड 12th के जो वीडियोस होते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स के ऊपर, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। वहाँ पे मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आईआईटी में आ रखे हैं या आईआईटी के क्वेश्चंस में करवाऊंगा वहाँ पर आपको, ठीक है। मेरे जो वीडियोस होते हैं उनके अंदर आपको, जैसे मैंने डिस्टेंस समझा दिया या डिस्प्लेसमेंट समझा दिया, उसके लिए मैं एक एक एग्जांपल्स बीच के अंदर, यानी वीडियो के अंदर बीच में डालूंगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मैं हो सकता है पेपर पेन पे भी आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, हो सकता हूँ। मेरे पास जो जहाँ पे मैं रहूँगा वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आपको मैं अपलोड करके दे दूंगा, ठीक। तो मोस्टली मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा नोट, मैं फोर्स यही करूँगा कि प्लीज़ नोट अपने आप बनाने की कोशिश करें। जो बुक्स आपके पास है उनको स्टार्टिंग से अच्छे से आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्यों नहीं निकलेगा, बहुत अच्छे से निकलेगा। अब देखिए मैं एक टॉपिक रह गया मेरा बताना यहाँ पर, कि जिन बच्चों का एक अटेम्प्ट पे नहीं निकलता है, कुछ आपने सुना होगा पेरेंट्स को, बेटा 11th 12th अच्छे से कर ले, फिर उसके बाद 1 साल तो तैयारी कर लेना, ठीक है। अब देखो 11th 12th अगर आप अच्छे से करते हैं, जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है यहाँ पर, जो तरीका मैंने बताया, अगर आपने 1 साल 2 साल अगर अच्छे से आपने फॉलो किया, आपने मोटिव बना रखा है मुझे 12th के बोर्ड के बाद तैयारी करनी है, अगर आपने ये तरीका अपना रखा है, अगर आपने 1 साल और अपना इन्वेस्ट किया प्रिपरेशन के लिए और आपने दिया, आपने सही बता रहा हूँ, आपको टॉप 100 या टॉप 500 के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरा एक फ्रेंड था, आज वो IES है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में सेलेक्ट हुआ, रेलवे की जॉब में वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसका कहावत क्या था, वो बोलता था हमेशा, भाई अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब अब नहीं कर सकता ना मैं तो कभी नहीं कर सकता, ये उसका हमेशा डायलॉग रहता था। मैं समझा नहीं, फेंक रहा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई बंदे में जुनून था। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेकर आया, 2014 में लेकर आया था उसने, 2014 में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट था। IES के जो UPSC पेपर कंडक्ट करवाता है उसके अंदर वो टॉपर था, ठीक है। उसने बस यही डायलॉग बोला कि अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये जो डायलॉग है ना, अगर आप अपने ऊपर लगा लेते हो कि मुझे IIT और नीट एक ही अटेम्प्ट में निकालना है, तो निकाल के ही लोगे, यानी अब नहीं तो कभी नहीं का डायलॉग अपने ऊपर लगा ही लो, आराम से निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, मैंने भी निकाला गेट का पेपर, मैंने भी निकाले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव, लेकिन यहाँ पे रहने का मीनिंग क्या है, कुछ और। तो ये जो डायलॉग्स था, जब उसने ही बोला था अब नहीं कभी, अब नहीं तो कभी नहीं, अगर ये डायलॉग अपने ऊपर फिट करते हो तो देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये हर एक एग्जामिनेशन के लिए था, बेसिकली मैंने IIT और नीट के लिए मैंने बताया, NDA के लिए मैंने बताया। जो मेरी आगे वीडियो आएगी कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी आप
इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल कीजिए। सेकेंड थिंग आपका, मैं आपका फिजिक्स यहाँ पे दिखूंगा, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में आपको मैं ऐसा कराऊंगा जैसे कि मैंने आज डिस्टेंस कराया, डिस्टेंस मैंने समझाया, डिस्प्लेसमेंट समझाया, तो उसके बीच में एक एग्जांपल फिट कर दूंगा ताकि आप उस एग्जांपल को देखने के बाद और अच्छा आपका क्लियरिफाई हो जाए। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।